हेलो नमस्कार दोस्तों। अपन आज बात करते हैं भवन निर्माण। भवन को किस प्रकार से निर्माण किया जाए ताकि वहां पर फायर फाइटिंग आसानी से किया जा सके एवं फायर अत्यधिक मात्रा में वहां भड़क नहीं सके, वहां फैल नहीं सके। उनकी दृष्टि को देखते हुए भवन निर्माण के बारे में अपन बात करते हैं कि भवन किन किन पदार्थों से यदि निर्माण किया जाए, उनको उपयोग किया जाए तो भवन उपयोगी रहता है एवं आग लगने की संभावना भी कम रहती है एवं उनको बुझाया भी आसानी से जा सकता है भवन निर्माण के दौरान। अब देखो, भवन निर्माण के दौरान एक होता है फायर रेजिस्टेंस। फायर रेजिस्टेंस फायर रेजिस्टेंस मतलब ऐसा है कि कोई भी वस्तु आसानी से वहां जले नहीं। ज्वलनशील वस्तु हो एवं उस ताप पर, नॉर्मल ताप पर वो वस्तु ज्वलन उत्पन्न नहीं करे, अपना ज्वलन का कार्य है वो नहीं करे, उस पदार्थ के जो सामग्रियां होती है वो फायर रेसिस्टेंट के अंतर्गत आती है। फायर रेसिस्टेंट अंतर आती है तो इनमें क्या है, ज्वलन इतना जल्दी से नहीं हो पाता है एवं जो आग लगती है उनको भड़काने का काम भी वो कम करता है। तो इस प्रकार से अपन फायर रेसिस्टेंस के बारे में समझते हैं। इसकी थोड़ी परिभाषा लिखो। अग्निशमन के दौरान वो वस्तुएं जो आग से आसानी से न जलें एवं न ही आग को फैलाने का कार्य करें, इस प्रकार की सामग्री फायर रेजिस्टेंस के अंदर ये इनकी परिभाषा है कि फायर रेजिस्टेंस क्या होता है, किस प्रकार से कार्य करता है। आगजनी के दौरान वो वस्तुएं जो आगजनी से आसानी से न जले एवं न ही आग को फैलने का कार्य करे, इस प्रकार की सामग्री है वो हीट रेसिस्टेंट के अंतर आती है। अब देखो उदाहरण आप नोट करो। ये भवन है, भवन के अंदर ये देखो तीन प्रकार की सीढ़ी लगाई जा सकती है। एक लकड़ी की सीढ़ी, लकड़ी की, ठीक है। दूसरी हो गई लोहे की। अब इनका उदाहरण देखो, लोहे की, लकड़ी की हो गई, ये लोहे की सीढ़ी हो गई, और ये हो गई काकरेट की, काकरेट। तो इनमें कौन सी आएगी फायर रेजिस्टेंस? लकड़ी तो आसानी से ही पहले ही जल जाएगी, परंतु लोहा क्या करेगा, हीट को ट्रांसफर कर देगा। एक स्थान से मानो यहाँ आग लगी है, सीधा सीधा यहाँ चला जाएगा। कन्वेक्शन मेथड के द्वारा ये लोहा आग को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचा देगा। लेकिन जो कंक्रीट की सीढ़ियां बनी हुई है, ये इस प्रकार की जो कंक्रीट वाली सीढ़ियां हैं, यह
हीट रेजिस्टेंस कहलाती है, ताकि क्या है, ये आसानी से जल नहीं सके। इसमें आप उदाहरण के लिए लिख लो, उदाहरण कांक्रीट की सीढ़ियां। कांक्रीट की सीढ़ियां जो भवन निर्माण के अंदर हीट रेजिस्टेंस के अंतर्गत आती है एवं इनका ज्वलन बिंदु निम्न नहीं होता है। ज्वलन बिंदु निम्न नहीं होने के कारण यह आसानी से नहीं जलती है एवं नहीं आग को आगे ट्रांसफर करती है। आग की फैलाव की जो विद्या थी, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, एक स्थान से जब आग दूसरे स्थान फैलती है ना, कन्वेक्शन, कंडक्शन, रेडिएशन। कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन, तो ये तीन मेथड होती है। उससे आग, ये सीढ़ियाँ उन मेथडों के ऊपर काम नहीं करती है एवं आग को नहीं फैलाती है। वो सब उपकरण आते हैं वो आग के संपर्क में आते हैं। और एक होता है नॉन कंब्यूशन मटेरियल। नॉन कंब्यूशन मटेरियल, नॉन कंब्यूशन, नॉन कंबूशियल मटेरियल, नॉन कंब्यूशन मेटल के मन, इसमें पदार्थ में क्या होता है कि इनका ज्वलन बिंदु नॉन इसमें क्या होता है, जो पदार्थ 750 डिग्री तापमान तक आग नहीं पकड़ता है, जो तापमान क्या करता है 750 डिग्री तक तापमान को नहीं पकड़ता है, तापमान हीट को नहीं पकड़ता है, तो आग को अपने जलने के लिए वही तीन बिंदु है। जलने के लिए तीन पदार्थ, जो पदार्थ 750 डिग्री हीट, इतना हीट यदि यहाँ आ जाएगा तो भी वह आग नहीं पकड़ेगा, वो नॉन कंबुशियन मटेरियल के अंतर्गत आता है। नॉन कंबुशियन मटेरियल, इसके उदाहरण में एक दो पॉइंट लिखो। आप लिखो, वह पदार्थ जो 750, वो पदार्थ जो 750 डिग्री पर भी तापमान नहीं पकड़े, वो पदार्थ जो 750 डिग्री पर भी तापमान नहीं पकड़े, ऐसे पदार्थ नहीं पकड़े, न तो आग पकड़ता है, न ही वाष्प छोड़ता है। इस प्रकार के पदार्थों को नॉन क्रूसिबल पदार्थ कहा जाता है। नॉन कंबुशियल पदार्थ कहा जाता है जो न तो आग को आसानी से पकड़ता है और न ही आग को छोड़ता है, अत्यधिक जल्दी इतनी नहीं छोड़ता है। तो इस प्रकार के जो होते हैं वो नॉन कंबुशियन मटेरियल होते हैं, जो भवन निर्माण के दौरान उपयोग में यदि
करे तो अच्छा रहता है, जिससे कि वहां पर नॉन कम्बस्शन पदार्थों की अधिकता होने से फायर में आग फैलने की संभावना एवं लगने की संभावना निम्न हो जाती है, जिससे भवन निर्माण कराते समय इस प्रकार से नॉन कम्बस्शन मटेरियल का प्रयोग करना चाहिए, जिससे आग फैले नहीं एवं नहीं उस भवन के अंदर लगे। तो नॉन कम्बस्शन पदार्थ इस प्रकार के पदार्थ होते हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्टर होता है या ठेकेदार होता है या बनाने वाला घर खुद होता है, तो वो इस प्रकार के उपकरणों को ध्यान में रखें और फायर सर्विस में जब एनओसी देते वक्त भी इनका विशेष ध्यान रखें। एनओसी नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के लिए यह फायर या नगर परिषद, नगर पालिका या नगर निगम विभाग से हर व्यक्ति को जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग है उसके लिए लेना जरूरी होता है। तो देखो, देते समय यह भी विशेषकर ध्यान रखना चाहिए कि जो भवन स्थापित है उसके अंदर नॉन कम्बस्टिबल पदार्थ लगे हुए हैं, यहाँ नहीं लगे हुए, ये विशेषकर उसके दौरान अपने को बात करनी चाहिए। उसके बाद में आता है आग से नुकसान। आग से क्या क्या नुकसान होते हैं, आग से किस प्रकार से नुकसान होता है। तो आग से मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस, प्रत्यक्ष नुकसान और प्रत्यक्ष नुकसान। आग में नुकसान, आग में नुकसान, आग से नुकसान। अब देखो, आग से दो प्रकार के नुकसान हो सकते हैं, एक डायरेक्ट लॉस और एक होता है इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस मतलब प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष नुकसान। प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष नुकसान। प्रत्यक्ष नुकसान, अप्रत्यक्ष नुकसान। डायरेक्ट लॉस और इनडायरेक्ट लॉस, प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष नुकसान। अप्रत्यक्ष लॉस, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस। प्रत्यक्ष नुकसान और अप्रत्यक्ष नुकसान। प्रत्यक्ष नुकसान की बात करते हैं, डायरेक्ट लॉस की अपन बात करते हैं। डायरेक्ट लॉस किस प्रकार से होता है। प्रत्यक्ष लॉस, पहले आप इधर देख लो प्रत्यक्ष लॉस किस प्रकार से होता है और अप्रत्यक्ष लॉस। डायरेक्ट लॉस, जब आग लगती है, आगजनी होती है, उस समय आग बुझाने के दौरान ही जो सामान नष्ट हो जाता है, जल के नष्ट हो जाता है, तो उस प्रकार के पदार्थ डायरेक्ट लॉस के अंदर आते हैं। सीधी आग लगी और जल के खत्म हो गए, उसमें अपने को 0% ही कुछ मिलने वाला नहीं है, तो वो डायरेक्ट लॉस के अंतर्गत आता है। एवं इनडायरेक्ट लॉस, जब अपन आग बुझाते समय, फायर फाइटिंग करते समय या आग को रोकते समय जो जिस प्रकार से नुकसान हो जाता है वो इनडायरेक्ट लॉस कहते हैं। जो आग से सीधा न जलकर एवं उसको बुझाने के दौरान खराब हो जाता है, नष्ट हो जाता है, वेस्ट हो जाता है, तो इस प्रकार से उन पदार्थों को अपन अप्रत्यक्ष नुकसान कहते हैं, इनडायरेक्ट लॉस कहते हैं। अब डायरेक्ट लॉस की बात करते हैं। अब डायरेक्ट लॉस के अंदर कुछ तथ्य आप नोट करो, परिभाषाएं। डायरेक्ट लॉस,
आगजनी में वो नुकसान, आगजनी में वो नुकसान जो आग नष्ट हो जाते हैं जलकर। सीधा सीधा नष्ट हो गया, आग लगी और पदार्थ नष्ट हो गया, उन आग के द्वारा बुझ गया, मिट गया, ध्वस्त हो गया, तो वो डायरेक्ट लॉस के अंदर आता है। अब बात करते हैं इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष नुकसान। अप्रत्यक्ष नुकसान, इनडायरेक्ट लॉस, इसके अंदर लिखो आग बुझाने के दौरान जो सामान आग से जलकर नष्ट नष्ट न हो, आग बुझाने के दौरान जो सामान आग से जलकर नष्ट न हो एवं अन्य कारणों से खराब हो जाता है, अन्य कारणों खराब हो जाता है, अन्य कारणों से। तो जैसे 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 पानी की धार के द्वारा, आपका रूम है, उस रूम के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें रखी हुई है, तो इस साइड में कॉर्नर के अंदर यदि पड़ी है और आप वहां से फायर फाइटिंग कर रहे हो, तो उनके और सामान आपका ऊपर रखा हुआ है, तो उस समय क्या है, आपने सीधी फायर फाइटिंग की, आग तो बुझा दी, लेकिन उस आग से जो लॉस, आग से वस्तु जली नहीं ना, उसके पास में पहुंची, लेकिन अपने फायर फाइटिंग की तो वो वस्तु के पानी लगने से वस्तु खराब हो गई, तो इस प्रकार की वस्तुएं नुकसान होता है, वो इनडायरेक्ट लॉस के अंतर आता है। इनडायरेक्ट एक और उदाहरण बता देता हूं मैं। अब देखो एक बड़ा भवन है, या आपका भवन है पड़ोसी का या किसी का, मान लो जैसे जी सिंह का ये भवन है, इसके अंदर आग लग गई, फायर सर्विस की गाड़ी पहुंची, फायर सर्विस की गाड़ी ने वहां पर आग बुझाई, एवं आग बुझाने के दौरान क्या होता है कि जब पत्थर अत्यधिक मात्रा में गर्म हो जाते हैं, गर्म होने के कारण जब उनके ऊपर धार मारी जाती है, इसके ऊपर अब धार मारी अपन ने इस भवन के ऊपर सीधी धार, तो क्या है, ये दीवारें टूट जाएगी, खट्टर खट्टर हो जाएगी, एकदम बिखर जाएगी, क्योंकि इसका तापमान अधिक होने से इनको ठंड, अपन ने एकदम ज्यादा ठंड दे दी, जिससे कि इस भवन को सहन नहीं हो सकती, और ये लॉस हो गया, अपना पूरा भवन नष्ट हो गया, आग से जला तो जला, लेकिन ठंडा करते समय भी ये खराब हो गया, तो ये हो गया इनडायरेक्ट लॉस। अप्रत्यक्ष नुकसान, इनडायरेक्ट लॉस, दो प्रकार के, डायरेक्ट लॉस, इनडायरेक्ट लॉस। डायरेक्ट लॉस सीधा आग से जलकर सामान नष्ट हो जाता है, डायरेक्ट लॉस, एवं अप्रत्यक्ष नुकसान, इनडायरेक्ट लॉस, जो आग बुझाने के दौरान अन्य स्रोतों से यदि कोई भी पदार्थ नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, वो पदार्थ इनडायरेक्ट लॉस, अप्रत्यक्ष नुकसान में आता है। अब लिखो भवन निर्माण में वस्तुएं, भवन निर्माण करते समय किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। भवन
निर्माण करते समय, भवन का निर्माण करते समय आवश्यक अब देखो, भवन का निर्माण करते हैं या अपने रूम का निर्माण करते हैं और या कोई बिल्डिंग का निर्माण करते हैं तो उसके लिए क्या क्या पदार्थों की आवश्यकता होती है जिससे कि वो भवन को खड़ा किया जा सके, उस दीवार को खड़ा किया जा सके, या कोई भी बड़ा बहुमंजिली भवन है तो वो बनाया जा सके। उनके लिए क्या क्या सामग्री की आवश्यकता होती है उसकी बात करते हैं। एवं जो भी अपन सामग्री उसके दौरान लगाते हैं वो नॉन कम्बस्टिबल होनी चाहिए, जो 750 डिग्री पर नहीं खराब हो, ये अपने को विशेष ध्यान रखना चाहिए जो बिल्डिंग बनाते समय एवं एनओसी देते समय। अब लिखो इनके अंतर क्या क्या सामग्री होती है। भवन निर्माण के लिए सबसे पहले लकड़ी, जब भवन को निर्माण करते हैं तो क्या है, समुद्री इलाकों में उस क्षेत्र में लकड़ी से सीधा भवन को स्थापित कर दिया जाता है, और अपने यहाँ क्षेत्र देखे तो लकड़ी से दरवाजे बनाए जाते हैं। तो भवन के उपयोग के लिए लकड़ी की भी आवश्यकता इस प्रकार होती है, जैसे दरवाजा लगाना है, पलंग बनाना है, या इस प्रकार से जब बनाते हैं तो यह लकड़ी की आवश्यकता हो गई। उसमें कांक्रीट तो उसमें क्या है, कांक्रीट का प्रयोग भी भवन निर्माण के अंतर्गत होता है। सीमेंट, लकड़ी, कांक्रीट, सीमेंट, ईंट, लकड़ी हो गई, कांक्रीट हो गई, सीमेंट हो गई, ईंट हो गई, पत्थर हो गए, पत्थर है, शीशा है, धातु है, प्लास्टिक है, एवं बिल्डिंग बोर्ड है। बिल्डिंग बोर्ड। अब देखो, अपने भवन को स्थापित करना है तो ये जो मैंने पदार्थ नोट किए, ये पदार्थ होने अनिवार्य हैं एवं इनसे तो अपने हैवी रेंज के पदार्थ होने आवश्यक है, ताकि क्या है, न तो उसके अंदर आग लगे, नहीं वो आग को भड़का सके, आग को फैलाना के कोशिश करे। तो नॉन कम्बस्टिबल पदार्थ की सबसे ज़्यादा उपयोगिता उसमें रहती है आगजनी के दौरान एवं उपयोगिता के दौरान। भवन निर्माण करते समय आवश्यक लकड़ी, एक मजबूत लकड़ी होनी चाहिए, ताकि क्या है, अपन उसके अंदर यदि आग लगे तो ही उसका ज्वलन बिंदु होता है, ज्वलनांक बिंदु होता है, ज्वलन बिंदु, ज्वलन बिंदु से आपको थोड़ा मेरे को और अपन देखते हैं कि ज्वलन बिंदु किस प्रकार से कार्य करता है। थोड़ा मारवाड़ी बात में करते हैं अपन। जिस प्रकार से ये अपने घर का चूल्हा है, चूल्हे के अपन जब अपन सीधी लकड़ियां डालते हैं, यहाँ सीधी लकड़ी डाल दी, 2 3 4 5 जितनी लकड़ियां डाल के और तीली मारने की कोशिश करते हैं यहाँ, तो पदार्थ जलता क्यों नहीं है। पहले अपन थोड़ा देखें कि इस पदार्थ को जलने के लिए एक तो होती है हीट, एक फ्यूल, सीधा आपको ज्वलन बिंदु समझ में आ जाएगा, ये सीधा हीट, फ्यूल और ऑक्सीजन। हीट, फ्यूल, ऑक्सीजन। अब आपका ये चूल्हा है, मानो कि गोपिंदर सिंह का ये चूल्हा है। गोपाल क्या करता है, हीट लगाता,
हीट तो वह अपने पास में तीली लगाता है, फ्यूल लकड़ियां अंदर डाल के ये लकड़ियां रख दी और ऑक्सीजन वहाँ मौजूद है, और गोपाराम कोशिश करता है कि अपन आग लगाएं, तो उसके अंदर आग नहीं लगती है। क्यों नहीं लगती है? उनका कारण की बात करते हैं। उनका ज्वलन बिंदु होता है, वो उस लकड़ियों का ज्वलन बिंदु होता है वो उच्च होता है, निम्न बिंदु नहीं होता है। निम्न बिंदु नहीं होने के कारण यहाँ आग नहीं लगती, क्योंकि पदार्थ तो सभी मौजूद है, पर आपको पढ़ाया था ना, समान अनुपात में मिलन होना चाहिए उन सभी का। समान अनुपात में मिलन नहीं है। ये लकड़ियां हैं, ये ज्वलन बिंदु इनका निम्न नहीं होता है जितने ज्वलन बिंदु। जब अपन छोटी छोटी लकड़ियों को इस प्रकार के पीस के यदि यहाँ रखते हैं हाथों के द्वारा, तो ये ज्वलन शुरू हो जाती है, क्योंकि इसका ज्वलन बिंदु ऑक्सीजन और फ्यूल के समांतर हो गया है और जलना शुरू हो जाती है। तो लकड़ी निम्न उच्च ज्वलन वाली होनी चाहिए, ताकि क्या है, वो आसानी से ज्वलन नहीं करे, कार्य नहीं करे, जिससे कि भवन में जलते ही आग नहीं लगे और वो थोड़ी मजबूती रहे। कांक्रीट जो कि अपन सीढ़ियाँ बनाने के दौरान उनको उपयोग की जाती है, सीढ़ियाँ बनाने के लिए की जाती है कांक्रीट, जिसमें हम उच्च ज्वलन होता है। जब जिस प्रकार से अपन लोहे की यदि भवन के अंदर सीढ़ियाँ स्थापित करेंगे, तो क्या है, आग लगते ही वो सीढ़ियाँ गर्म हो जाएगी, ना तो उसके ऊपर अपन चढ़ पाएंगे, नहीं काम हो जाए। लेकिन कांक्रीट की यदि सीढ़ियाँ होगी तो उसके ऊपर चढ़ भी जाएंगे और उतर भी जाएंगे, काफी समय तक यह खराब नहीं होगी। एवं लकड़ी की होगी तो लकड़ी तो जल जाएगी। तो इसलिए ये भवन निरोधक पदार्थों का इस प्रकार से उपयोग किए। उचित सीमेंट उचित क्वालिटी की होनी चाहिए और ईंटें वगैरह बढ़िया होनी चाहिए। पत्थर निम्न ज्वलन वाले होने चाहिए। शीशा भी इस प्रकार का नहीं हो कि ताकि वो हाथों हाथ आग लगे और जलना शुरू हो जाए। तो अच्छी धातुएं भी इस प्रकार की होनी चाहिए। डी क्लास में अपन आती है धातुओं की आग, तो ये धातुओं की आग डी क्लास की आग बोला जाता है, डी क्लास की फायर या डी क्लास की आग। डी क्लास की आग में प्लास्टिक और बिल्डिंग ये मजबूती वाले होने चाहिए। ये भवन निर्माण करते समय आवश्यक बातें हैं, आपने पढ़ी। इस प्रकार से इनका विवरण समझ गई होंगी आपने। ईंट इस प्रकार की होने का कर, ये आप थोड़ा नोट कर लेना खुद। भवन निर्माण से संबंधित अपन अगले वीडियो में बात करते हैं। धन्यवाद।